तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के। किसकी बात करने वाले हैं? क्लास 10th के। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 धातु तथा अधातु है। क्या है? धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु। ठीक है भाई, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम समझते हैं धातु है क्या। धातु क्या है भाई? धातु वह है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बना लेते हैं, वह धातु कहलाते हैं भाई। जैसे क्या है? जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, जैसे भाई Na है, Na प्लस, भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो भाई ये क्या बन गया? धनायन बन गया। और दूसरा है आपका Mg, यानी कि Mg का क्या हुआ? Mg है भाई उदासीन मैग्नीशियम। हाँ भाई, मैग्नीशियम। Mg मैग्नीशियम में भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। क्या किए? इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए भाई, तब ये धातु है कहलाते हैं। जैसे और ये है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है भाई, हाँ एल्यूमिनियम आयन। इसने अपने भाई 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। क्या किए? इसने जो है आपके 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तब यह धातु बन गया। तो यह धातु कहलाते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धातु कहलाता है भाई, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो अधातु कहलाता है। चलिए भाई समझते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, क्या है भाई? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बना लेते हैं, वह धातु कहलाते हैं। जैसे भाई Na प्लस प्लस E, भाई इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। मैग्नीशियम ने भी अपने भाई इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और बचा क्या? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने भी अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए भाई। अब देखते हैं धातुओं के गुण भाई। धातुओं के गुण, धातुओं के गुण भाई समझिए। पहला गुण है ये कठोर और चमकदार होते हैं। क्या भाई? ये धातुएं जो होती हैं, पहली गुण है इसके, ये कठोर और चमकदार होते हैं भाई। धातु जितने भी होंगे ये कठोर और चमकदार होंगे। दूसरा है भाई, इन्हें पीट कर चादर या खींच कर तार बनाए जा सकते हैं भाई। क्या है? पहला आपने समझा, यह कठोर और चमकदार होती है। ये जितनी भी धातुएं होती हैं कठोर और चमकदार होती हैं। दूसरा है इन्हें पीट कर भाई। क्या है? इन्हें पीट कर चादर और खींच कर तार बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन्हें पीट कर चादर और खींच कर तार बनाया जा सकता है। तीसरा है सोडियम धातु। क्या है? तीसरी है आपकी सोडियम धातु। सोडियम धातु भाई बहुत ही मुलायम होती है। इसे चाकू से काटा जा सकता है। कैसे काटा जाता है? चाकू से। और मरकरी जो होती है आपकी, मरकरी वो द्रव होती है। सोडियम धातु भाई मुलायम होती है। सोडियम धातु मुलायम होती है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे चाकू से काटा जा सकता है। और मरकरी द्रव होती है, इसे नहीं काटा जा सकता, बट ये द्रव होती है मरकरी। ठीक है। और फिर आपका है चौथा अधातु भाई। धातु और अधातु की बात कर रहे थे। धातु आपने समझा, आप समझते हैं भाई अधातु। वो सॉरी, यहाँ चौथा है अधातु भाई, गलत लिख दिया है। हाँ भाई, चौथा है आपका सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं भाई। जितने भी धातु होते हैं, धातु जितने भी होते हैं वह सब चालक के, विद्युत की चालक होते हैं। आपने समझा भाई। अब समझते हैं अधातु। ठीक है। हाँ भाई, अधातु क्या है? आइए समझते हैं अधातु। क्या समझते हैं? अधातु है वे तत्व जो, क्या है? अधातु में वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके
ऋणायन बनाते हैं वह धातु कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन भाई। सीएन का है भाई क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया भाई, अधातु को ग्रहण कर लिया, तो इनके ऊपर लग गया माइनस। क्या लग गया, माइनस लग गया। जो कोई भी भाई उधार लेगा या ग्रहण करेगा उसके ऊपर माइनस लग जाएगा, और जो भी कोई चीज देगा तो उसके ऊपर प्लस लग जाएगा भाई। ठीक है। इसमें जैसे ऑक्सीजन नहीं है भाई, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए भाई, तो ऑक्सीजन के ऊपर भाई लग गया यहाँ पर ये ऑक्सीजन ई नेगेटिव। क्या है, इनके ऊपर लग गया ऑक्सीजन ई नेगेटिव भाई। ऐसे ही देखिए भाई, उसमें जो कोई देता है उस पर क्या लगता है, Na। Na भाई, इन पर लग गया Na प्लस भाई, Na प्लस ई भाई। क्या है समझो आप, जो भी धनायन, जो भी आयन को त्यागेगा, जो कोई आयन को त्यागेगा उसके ऊपर प्लस लगेगा, और जो कोई आयन को क्या करेगा भाई, ग्रहण करेगा उसके ऊपर माइनस लगेगा। क्या है, जो धनायन को त्यागेगा, जो आयन को त्यागेगा वो उसके ऊपर प्लस लग जाएगा, और जो आयन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर माइनस लग जाएगा। आपने समझा भाई? ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नहीं। आगे है आपका इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड विभव क्या है भाई, आइए समझते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को, क्या है भाई, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाते हैं, तब धातु को छड़ और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं भाई। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये समझते हैं फटाफट। जब किसी धातु की छड़ को, क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबाते हैं, तब धातु की छड़ और विलयन के बीच, तब क्या होता है, धातु की छड़ और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या होता, तब एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं भाई। आपने समझा? ठीक है। यदि आगे है आपका, यदि धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटीएम दाब पर, क्या है, 1 एटीएम दाब पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में डुबाएं। क्या है भाई, एक सांद्रता वाले विलयन में डुबाएं, तब उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं भाई। तब क्या कहते हैं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आपने समझा? ठीक है भाई। आगे है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलिए समझते हैं उसको भी। क्रम भाई, धातु क्रम क्या है, आपका पीछे रह गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी भाई, वो किसी और वीडियो में पूरा करते हैं। फिलहाल अभी आप ये समझिए धातु क्रम क्या है। धातु क्रम यानी कि भाई इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं, मेटालर्जी। हाँ भाई, मेटालर्जी। धातु क्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटालर्जी। ठीक है भाई। अब ये धातु है क्या भाई, धातु क्रम क्या है, आपको समझाते हैं धातु क्रम क्या है। प्रकृति में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं भाई। क्या है, प्रकृति में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं भाई। कैसे कि सोना हो गया यानी कि गोल्ड, डायमंड, कॉपर भाई, ये सब खनिज हो गए, इन्हें हम खनिज कहते। तथा जिन खनिजों से धातुओं को, क्या है, जैसे कि जिन खनिजों से धातुओं को आसानी से निकाल लिया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं,
आइए आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है धातु क्रम। आइए भाई, मेटालर्जी, धातु क्रम यानी कि मेटालर्जी। मेटालर्जी, हु वाज इज द मेटालर्जी? आइए समझते हैं मेटालर्जी। प्रकृति में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, क्या है धातु? भाई जो भी धातु ले लो आप, सोना चांदी हीरा मोती, जो भी जिस रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ, खनिज लवण। तो यह है खनिज पदार्थ, उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। तथा जिन खनिजों को धातुओं से तथा जिन खनिजों को धातुओं से आसानी से निकाल लिया जाता है, तथा खनिजों को धातुओं से आसानी से निकाल लिया जाता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे क्या है, जो चीज निकाल ली गई भाई धातु में से आसानी से, उसे हम कहेंगे अयस्क। क्या कहेंगे? अयस्क। चलिए भाई, आगे है आपका, आपने इतना समझा धातु क्रम यानी कि मेटालर्जी क्या है। मेटालर्जी वह प्रकृति में जो धातुएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? उन्हें हम खनिज कहते हैं। तथा जिन खनिजों में से धातुओं को आसानी से निकाल लिया जाता है वह हम अयस्क कहते हैं। आपने समझा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपका कॉपर धातु का निष्कर्षण। क्या है कॉपर धातु का निष्कर्षण? आइए फटाफट से देखते हैं कॉपर धातु का निष्कर्षण। आइए समझते हैं कॉपर धातु का निष्कर्षण। आ जाइए फटाफट भाई। क्या है कॉपर धातु का निष्कर्षण? भाई है क्या? क्या है कॉपर धातु का निष्कर्षण क्या है? आइए तो समझते हैं फटाफट भाई। प्रकृति में क्या है? प्रकृति में कॉपर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। क्या है? कॉपर प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। कैसी अवस्थाओं में? मुक्त और संयुक्त अवस्थाओं में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में यह अमेरिका, स्वीडन, यूराल के पर्वतों पर, जबकि संयुक्त कहाँ पाई जाती है भाई? अगर कोई आपसे पूछे मुख्य अवस्था में क्या पाई जाती है? प्रकृति में कॉपर मुक्त और संयुक्त। प्रकृति में मुक्त कॉपर क्या है भाई? प्रकृति में मुक्त अवस्था में कॉपर कहाँ पाई जाती है? तो भाई अमेरिका, स्वीडन, यूराल। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका, स्वीडन, यूराल। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका, स्वीडन, यूराल। आपने समझा भाई? अगर कोई पूछे मुक्त अवस्था में कॉपर कहाँ पाई जाती है, प्रकृति में कॉपर मुक्त अवस्था में कहाँ पाई जाती है? तो भाई अमेरिका, स्वीडन, यूराल के पर्वतों पर। जबकि क्या है? अमेरिका, स्वीडन, यूराल के पर्वतों पर पाई जाती है। आपने समझा भाई? जबकि संयुक्त अवस्था में निम्न खनिज अयस्कों के रूप में पाई जाती है। क्या भाई? बल्कि संयुक्त जो है यह किसके रूप में पाई जाती है? यह अयस्कों के रूप में पाई जाती है। भाई किन अयस्कों के रूप में पाई जाती है? कॉपर पाइराइट। भाई किसके रूप में पाई जाती है? इन 4 अयस्कों के रूप में पाई जाती है। जिसे पहला है भाई कॉपर पाइराइट। क्या है? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट को हम लिखते हैं CuFeS2 भाई। ठीक है भाई, ये सूत्र कॉपर साइराइट का, कॉपर पाइराइट का ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब फिर पाई जाता है भाई बोराइनाइट। क्या है? बोराइनाइट। इसका सूत्र है Cu3FeS3। क्या है? Cu3FeS3। ठीक है, फिर पाई जाती है आपको कैल्कोसाइट। क्या है? कैल्कोसाइट। इसे लिखते हैं हम Cu25। किससे लिखते हैं? Cu25 कैल्कोसाइट। चौथा आपका क्यूपाइट। क्यूपाइट को हम लिखते हैं Cu20। किससे लिखते हैं भाई? Cu20। आपने समझा भाई? कॉपर पाइराइट, बोराइनाइट, फिर आपका कैल्कोसाइट और फिर आपका क्यूपाइट। इस 4 अयस्कों में पाया जाता है। ये संयुक्त अवस्था में ये 4 है भाई, जिसे कॉपर पाइराइट, बोराइनाइट, कैल्कोसाइट और क्यूपाइट। यह है क्यूपाइट। अब भाई आगे समझते हैं कॉपर पाइराइट का मुख्य अयस्क होता है। ये जो कॉपर पाइराइट है, क्या है? कॉपर पाइराइट, यह कॉपर का मुख्य अयस्क होता है भाई। कॉपर पाइराइट के नहीं, ये जो है कॉपर पाइराइट मुख्य अयस्क होता है। किसका भाई? इन सब में अयस्कों में कॉपर पाइराइट मुख्य अयस्क होता है, जिसमें कॉपर धातु का निम्न पदों से पूरा होता है। क्या है भाई? जिसमें कॉपर धातु का मुख्य अयस्क होता है भाई। आपने समझा?
आगे है आपके, जिससे भाई क्या किया निष्कर्षण पूरा किया जाता है भाई, जिसमें कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्न पदों में पूरा किया जाता है। किन पदों में पूरा किया जाता है भाई, समझिए। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि में भाई क्या किया जाता है, अयस्क को डाला जाता है और इसको धुला जाता है। और फिर आपका फेन प्लवन विधि भर्जन प्रगलन बेसेमरीकरण, क्या है, भर्जन प्रगलन बेसेमरीकरण, आपने समझा भाई। ठीक है, आगे है आपका फेन प्लवन विधि, क्या है, फेन प्लवन विधि, लिख लेते हैं फटाफट प्लवन विधि को। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि क्या है भाई, इस विधि में अयस्क को, क्या है भाई, इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर जूल के, क्या है, बारीक पीस कर जूल की धारा में धोते हैं। क्या करते हैं, जूल की धारा में धोते हैं और इसमें मिलाते हैं भाई एथिल, वो सॉरी पोटेशियम एथिल जेनेट मिलाते हैं, क्या है, जिससे भाई क्या है, अशुद्धियां जितनी भी हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सब नीचे टैंक में बैठ जाती हैं, और जितना भी आपका अयस्क बचता है, क्या है, अयस्क जितना भी बचता है वह सब झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, इससे कि हमें अयस्क हमारा मिल जाता है और अशुद्धियां आपकी निकल जाती हैं भाई। ठीक है, आइए समझते हैं फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि क्या है भाई, आइए प्लीज कम। सबसे पहले भाई आपका फेन प्लवन विधि, इस विधि में अयस्क को, क्या, इस विधि में फेन प्लवन विधि को विधि में अयस्क को, इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर, क्या है भाई, बिल्कुल बारीकी पीस कर जूल की धारा, किसकी धारा में धोते हैं भाई, जूल की धारा में धोते हैं भाई, जूल की धारा में धोते हैं। और चीड़ का तेल भाई, अयस्क को क्या करते हैं, इस विधि में अयस्क को बिल्कुल बारीकी पीस कर जूल की धारा में धोते हैं, मतलब धुलते हैं तथा धोते हैं। और चीड़ का, क्या है, और चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जैनेट मिलाते हैं भाई, क्या मिलाते हैं, पोटेशियम एथिल जैनेट मिलाते हैं, जिससे अशुद्धियां भीग कर, क्या होता है भाई, जिससे अशुद्धियां भीग कर टैंक में बैठ जाती हैं, जिससे अशुद्धियां भीग कर टैंक की तली के में नीचे बैठ जाती हैं और अयस्क झाग के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार अशुद्धियों को अलग करते हैं भाई। इसी विधि को हम फेन प्लवन विधि कहते हैं भाई। ठीक है, आगे है आपकी भर्जन, क्या है, भर्जन विधि, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। भर्जन अभिक्रिया क्या है ये समझते हैं फटाफट। फेन प्लवन विधि, क्योंकि भाई इससे आपने पहले देखी है कि वीडियो इससे पहले की आपने वीडियो देखी होगी फेन प्लवन विधि भाई। फेन प्लवन विधि में क्या होता है, फेन प्लवन विधि में अयस्क को बारीक पीस करके, क्या किया जाता है, बारीक पीस करके जूल की धारा में धुलते हैं। क्या करते हैं, जूल की धारा में धुलते हैं तथा चीड़ का तेल एथिल पोटेशियम तथा पोटेशियम एथिल जेनेट मिलाते हैं, जिससे अशुद्धियां भीग कर टैंक की तली में बैठ जाती हैं और जो है भाई अयस्क झाग के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार अशुद्धियों को अलग कर देते थे भाई। अब क्या है आपका भर्जन है भाई। भर्जन में क्या होगा, फेन प्लवन विधि से प्राप्त अयस्क को एक परावर्तनी, क्या है भाई, फेन प्लवन विधि से प्राप्त एक अयस्क को क्या करेंगे, एक परावर्तनी भट्टी में डालकर उसके गलनांक के नीचे की वायु में भाई उसे जलाएंगे। क्या करेंगे, वायु में उसे गर्म करेंगे। तो भाई देखेंगे कि जिस क्रिया से क्या मात्रा में गर्म करते हैं, जिससे कई क्रियाएं बनती हैं, क्या है, जिससे कि कई क्रियाएं बनेंगी। तो आइए समझते हैं भर्जन यानी कि फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि वो भर्जन अभिक्रिया क्या है, भर्जन फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि से प्राप्त अयस्क को एक, क्या है भाई, फेन प्लवन विधि से प्राप्त अयस्क को एक परावर्तनी भट्टी में डालकर उसके गलनांक के नीचे वायु की निश्चित मात्रा में गर्म करते हैं। उसके जो गलनांक है उसके नीचे ही भाई गर्म करेंगे।
जितने में गल जाएगा भाई उतने पे गर्म नहीं करेंगे, उससे नीचे की वायु में गर्म करेंगे भाई, जिससे कि वो गले ना, के निश्चित गलनांक के नीचे की वायु निश्चित मात्रा में गर्म करते रहेंगे, जिससे कई क्रियाएं होती हैं भाई। क्या क्रियाएं होती हैं ये वो भी समझते हैं। ठीक है भाई, आइए वो भी समझते हैं। आगे प्रगलन, आपका क्या है प्रगलन अभिक्रिया, वो भी समझते हैं भाई। चलिए समझते हैं प्रगलन अभिक्रिया को। प्रगलन अभिक्रिया, भर्जित अयस्क भाई, आपने भर्जन तो सुना, आपने भर्जन को भी समझा भाई। भर्जित अयस्क, भर्जन आपने मेरे पिछली वाली वीडियो में देख लिया होगा। भर्जन अयस्क भाई, भर्जित अयस्क को क्या किया जाता है, भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका, क्या है कोक और सिलिका मिलाकर, कोक और सिलिका को मिलाकर, कोक और सिलिका को, कोक और सिलिका को मिलाकर बात्या भट्टी में, किसमें भाई, बात्या भट्टी में गर्म करते हैं। किस भट्टी में गर्म करते हैं, बात्या भट्टी में गर्म करते हैं। यह भट्टी स्टील की बनी होती है भाई। किसकी बनी होती है, यह भट्टी स्टील की बनी हुई होती है। आपने समझा, आइए समझते हैं शुरू से। क्या है भाई, भर्जित अयस्क को, भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका क्या करते हैं, भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका मिलाकर बात्या भट्टी में, सिलिका को मिलाकर बात्या भट्टी में गर्म करते हैं। किसमें करते हैं, कोक और सिलिका को बात्या भट्टी में गर्म करते हैं। यह भट्टी स्टील की बनी होती है। किसकी भाई बनी होती है, यह भट्टी स्टील की बनी होती है तथा इसके सबसे गर्म भाग, तथा इसके सबसे गर्म भाग का ताप 1600 डिग्री सेंटीग्रेड भाई क्या होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस भट्टी में कई क्रियाएं होती हैं भाई। आप बहुत से लौंडे सोच रहे होंगे कि क्या यार उसमें भी बहुत क्रियाएं हो रही थी, इसमें क्रियाएं हो रही। भाई तुम्हारे समझने में अब फर्क है भाई। पढ़ाई पर फोकस करने वाली वो, सॉरी तुम्हारा ध्यान तो यार कहीं और है। कहाँ ध्यान है वो भी बता देता हूँ। ध्यान है आपका पढ़ाई पर फोकस करने वाली वो, क्या है, पढ़ाई पर फोकस करने वाली वो और उस पर फोकस करने वाला मैं। ठीक है भाई, आपने समझा, इसीलिए आपके नहीं समझ में आ रहा भाई। उसमें भी कई क्रियाएं थी, इसमें भी कई क्रियाएं, मगर आपके समझ में नहीं आया क्रियाएं क्या है। क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, पढ़ाई पर फोकस करने वाली वो और उस पर फोकस करने वाले तुम भाई। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोकस करते रहो, कहीं भी फोकस करो यार, क्योंकि रात जाग जाग के मैंने ताए कीतियां। ठीक है भाई, आपने समझा। भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका में मिलाकर बात्या भट्टी में गर्म करते हैं। यह भट्टी स्टील की बनी होती है तथा इसके सबसे गर्म भाग का ताप 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस भट्टी में कई क्रियाएं होती हैं भाई। ठीक है, आगे आपका बेसेमरीकरण। क्या है बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण को आइए समझते हैं फटाफट। प्रगलन क्रिया में Cu2 यानी कि Cu2 कौन सा हुआ आपका, कैल्कोसाइट। कौन सा हुआ भाई, कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट और FeS, मतलब साइनाइड भाई, मतलब हाँ साइनाइड ही हुआ है। FeS साइनाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या है भाई, प्रगलन क्रिया में Cu2 और FeS का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे मैट कहते हैं भाई, जिसे मैट कहते हैं, जो बिछाई जाती है इसे मैट कहते हैं। इसमें सिलिका मिलाकर बेसेमर, क्या सिलिका मिलाकर बेसेमर परिवर्तक में भर देते हैं। क्या है, बेसेमर परिवर्तक में भर देते हैं। यह नाशपाती के आकार का होता है भाई। किसके आकार का होता है, यह नाशपाती के आकार का होता है, यह नाशपाती के आकार का होता है। इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर क्या है भाई,
इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर Cu25 यानी कि भाई Cu25 आपको मैंने पहले भी बताया। कैल्कोसाइट का कुछ भाग Cu20 यानी कि भाई क्यूपाइट Cu25 का कुछ भाग Cu20 में बदल जाता है और Cu25 तथा Cu20 आपस में क्रिया करके कॉपर का निर्माण करते हैं। भाई किसका निर्माण करते हैं? कॉपर का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। क्या आगे बढ़ते हैं? आगे नहीं भाई, अभी इतना नहीं, अभी और सुनिए भाई, पूरा नहीं हुआ है इसीलिए कह रहा हूं, अभी इतना नहीं, अभी और सुनिए। आगे लिख लेते हैं। निर्माण करते हैं। इसे ठंडा करने पर क्या है? इसे ठंडा करने पर SO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और कॉपर की सतह पर फफोल पड़ जाते हैं। क्या है? और कॉपर की सतह पर फफोल पड़ जाते हैं। मतलब कि कैसे फफोल? मतलब कि जब आप पैदल चलो दबा बहुत पैदल चलो तो भाई आपके पैरों में जो खाल ऊपर आके पानी भर जाता है उसे हम फफोले कहते हैं। अगर देहाती भाषा में बताएं तो फलका फलक तक चल साथ मेरे। भाई वो वाला फलक नहीं, फलका यानी कि फफोले पड़ जाते हैं। इसीलिए इस कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहते हैं भाई। इसीलिए इस कॉपर को क्या कहते हैं? फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। इसे केवल 98%, इसमें केवल 98% शुद्ध कॉपर होता है। क्या था? 98% शुद्ध कॉपर होता है तथा शेष 2% अशुद्धियां होती हैं भाई। क्या है? इसलिए भाई, इसलिए से याद आया, एक गाना बहुत इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए दुनिया से मैं हारा करके है भाई कुछ। चलिए भाई ठीक है, आपने समझा, फिर से समझ लेते हैं। इसे ठंडा करने पर भाई, किसे ठंडा करने पर? CO2 प्लस Cu25 और Cu20 को कॉपर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर का निर्माण करते हैं। जब किसी चीज को गर्म हो और उसे एकदम से ठंडा कर दो तो उसके ऊपर जो है बुलबुले निकलते हैं। कभी आपने देखा होगा तवे को जब आप देखिएगा, कभी जब वो गर्म हो और उसमें जब आप एकदम से डाल दिए तो क्या होता है भाई? एकदम से जब उसमें से फफोले टाइप के उसमें निकलते हैं। ठीक है भाई। इसे ठंडा करने पर SO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और कॉपर की सतह पर फफोल पड़ जाते हैं। इसलिए इस कॉपर को फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। इसे केवल 98% शुद्ध कॉपर होता है तथा शेष 2% अशुद्धियां होती हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका भाई कॉपर। आपने समझा था कि फफोलेदार कॉपर क्या होता है? फफोलेदार कॉपर वह होता है जिस कॉपर में फफोले पड़ जाते हैं। आगे अब आप समझते हैं कॉपर धातु का शोधन। भाई इसका शोधन कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं फटाफट। कॉपर धातु का शोधन भाई, कॉपर धातु का शोधन विद्युत अपघटनी यानी कि विद्युत अपघटनी विधि तथा क्या है? विद्युत अपघटनी तथा विद्युत विधि तथा पॉलिंग विधि। क्या है? पॉलिंग विधि तथा पॉलिंग विधि के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? कॉपर धातु का शोधन पॉलिंग विधि तथा अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें 99.999% तक शुद्ध किया जाता है। कॉपर प्राप्त होता है भाई। क्या प्राप्त होता है? शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 99.999% तक आपको शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है भाई। आपने समझा? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अयस्क में उपस्थित, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। देखिए फटाफट, अयस्क में उपस्थित
अधाती कहते हैं भाई। मतलब कि जैसे कि मान लो मैं अयस्क हूँ, मेरे दोस्त अयस्क है और साला उसमें एक महिलट है, क्या है, एक उसमें महिलट है, तो उसे हम अधाती कह सकते हैं भाई। क्या कह सकते हैं? अधाती कह सकते हैं। अब भाई जैसे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अधाती कहते हैं भाई। जैसे तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है, क्या है भाई, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है और उसमें साले माइलेट भी बहुत हैं, तो उन्हें हम अधाती कह सकते हैं भाई। सीधा याद रखो, अयस्क मतलब कि दोस्तों का ग्रुप, उपस्थित अशुद्धियों यानी कि माइलेट दोस्तों को, इन्हें हम कह सकते हैं अधाती भाई। क्या कह सकते हैं? अधाती कह सकते हैं माइलेट दोस्तों को जो साले नहाते नहीं है साल भर। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। वह पदार्थ जो ना गलने वाली अशुद्धियों को आसानी से गला देता है गालक कहलाता है। गालक दो प्रकार के होते हैं भाई। क्या है? वह पदार्थ जो ना गलने वाली अशुद्धियों को भी आसानी से गला दे वह गालक कहलाता है। गालक दो प्रकार के होते हैं भाई। मतलब कि सीधी भाषा में समझो, जो साला साल भर ना नहाए, क्या भाई, जो साला साल भर ना नहाए उसे भी कोई नहला दे तो वो गालक कहलाता है। क्या है? मतलब कि तुम्हारे दोस्तों में एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो है मतलब कि गालक यानी कि वो साला नहाता नहीं है। मान लो कि वो नहाता नहीं है, अगर उसे कोई नहला दे तो वो कहलाएगा गालक भाई। सीधी भाषा में समझिए, वह पदार्थ जो ना गलने वाली अशुद्धियों को भी आसानी से गला देता है वह गालक कहलाता है भाई। अब गालक क्या है? गालक जो अशुद्धियों को भी, ना गलने वाली अशुद्धियों को भी गला दे, आसानी से गला दे, वह गालक कहलाता है भाई। गालक दो प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं? गालक दो प्रकार के होते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, आपने समझा भाई। अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक को हम लिखते हैं SiO2 से हम लिखते हैं भाई, SiO2 से लिखते हैं, तथा क्षारीय गालक को CaO से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CaO से लिखते हैं क्षारीय गालक को। आगे अधात्री और गालक आपस में मिलकर धातु मल बनाते हैं। क्या है? अधात्री और गालक क्या है? अधात्री और गालक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? धातु मल बनाते हैं। धातु मल बनाते हैं यह, ठीक है, आपने समझा। अधात्री और गालक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? धातु मल। धातु मल भाई किससे बनता है? अधात्री और गालक के आपस में मिलने से धातुमल बनता है। और पूछे भाई धातुमल कैसे बनता है, तो आप क्या बताओगे? क्या आप बताओगे? अधात्री और गालक जब आपस में मिलते हैं तब धातुमल बनता है। अब अगर कोई पूछे अधात्री और गालक जब आपस में मिलता है तब क्या बनता है भाई? तब बनता है आपका धातुमल। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिश्र धातु है भाई आपका, फिर मिश्र धातु। भाई मिश्र धातु दो या दो से अधिक मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर क्या करती हैं भाई? दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। जैसे गन मेटल भाई, गन मेटल यानी कि बंदूक बनाने के काम में आता है, उसे कहते हैं गन मेटल। भाई CU होता है आपका 88%, SN होता है आपका 10% और जिंक होती है आपकी 2%। इसका उपयोग बंदूकें, हथियार और मशीन के पुर्जे बनाने में होता है भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका, क्या है आगे है आपका मेंडलीक तथा आवर्त सारणी दोष। मेंडलीक तथा आवर्त सारणी दोष, ठीक है, समझते हैं उसको भी। ये समझते हैं भाई मेंडलीक के आवर्त सारणी दोष। क्या है मेंडलीक के आवर्त सारणी दोष भाई? यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी। ठीक है भाई, क्या है? यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी भाई। यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी भाई, ये बताया था मेंडलीक ने भाई, इसीलिए नाम लिख दिया गया मेंडलीक के आवर्त सारणी दोष। तो भाई मेंडलीक ने बताया था कि यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है
इसमें अलग अलग गुणों वाले तत्वों को भी एक साथ रखा गया है। मेंडली की आवर्ग सारणी जो आवर्ग सारणी है भाई आपकी, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग गुणों वाले क्या है, इसमें अलग अलग गुणों वाले तत्वों को भी एक साथ रखा गया है। ठीक है भाई, क्या इस सारणी में अलग अलग गुणों वाले तत्वों को भी एक साथ रखा गया है। बढ़ते हैं आगे भाई। पीएच मान, पीएच मान होता क्या है भाई, हमारा खून जो होता है ब्लड, इसमें भाई पाया जाता है पीएच मान। पीएच मान होता है अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन भाई। जैसे कि एक नींबू और 2-4 मिर्ची लटका ली चोटी में भाई, तो नींबू का जो पीएच मान है, तो भाई पीएच मान नींबू यानी कि नींबू है भाई अम्लीय, तो उसका -7, इसका है 2.4 है भाई। जो नींबू है उसका 2.4 होता है। और जो क्षारीय होता है साबुन वगैरह में, इसका जो है पीएच मान 7 से ऊपर होता है, 7 से ऊपर होता है। जो हमारी बॉडी होती है भाई, इसमें 7 होता है, सिर्फ इसमें 7 पीएच मान होता है। तो भाई अगर ऊपर जाएगा तो क्षार में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा तो अम्ल में आ जाएगा भाई। ठीक है, जब हमारे गैस बनती है, जब हम अंट संट गवर्नमेंट जब कुछ खा लेते हैं, तब हमारे एसिडिटी जिसे लोग बोलते हैं, और सीधी भाषा में बताएं तो भाई गैस, जो गैस बनने लगती है, तो भाई गैस वैस कुछ नहीं, जब आप अंट संट गवर्नमेंट उल्टा सीधा खा लेंगे, क्या कर लेंगे, जब आप उल्टा सीधा खा लेंगे तो भाई ये जो अपना पीएच मान होता है ये 7 होता है, सिर्फ कितना होता है 7। तो बॉडी का पीएच मान होता है ये सिर्फ 7, उदासीन होता है भाई पीएच मान, लेकिन सिर्फ 7 है भाई। जब आपने अंट संट गवर्नमेंट कुछ भी खा लिया, तब क्या हुआ भाई, बॉडी का पीएच मान गिरने लगता है। क्या है भाई, बॉडी का पीएच मान जाता है गिर। तो इसीलिए आपको लगता है कि एसिडिटी बन रही है। देहाती भाषा में बताए भाई गैस को जो लोग कहते हैं भाई, तो वो गैस क्यों बनती है भाई, जब हमारा पीएच मान गिरता है और लोग कहते हैं इनो पी लो 2 सेकंड के अंदर सब कुछ सही हो जाए। क्यों सही हो जाए, क्योंकि भाई इसमें केमिकल्स मिले होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, जो हमारा पीएच मान गिर रहा होता है उसे वो 2 सेकंड में उठा देता है। इसलिए हमारे फिर जो है डकार आकार के मामले में सब कुछ सही हो जाता है। क्यों होता है, अगर कोई पूछे भाई गैस क्यों बनती है, तो आप सीधा बता दीजिएगा हमारा पीएच, बॉडी का पीएच मान जब गिरने लगता है तब गैस बनती है। ठीक है भाई, आपने समझा। यह है पीएच, पीएच सालेंसर। क्या है भाई, सालेंसर, सालेंसर नहीं है, यहाँ पर है आपका सारेंसर। सारेंसर, सारेंसर अम्लों और क्षारों, सारेंसर अम्लों और क्षारों के संबंध में एक पद्धति प्रस्तुत की जिसे पीएच मान कहते हैं भाई। सारेंसर, एक सारेंसर है, सारेंसर अम्लों और क्षारों के संबंध में एक पद्धति प्रस्तुत की जिसे हम पीएच कहते हैं भाई। ठीक है, तथा ये क्षारों और अम्लों के बीच में एक संबंध में पद्धति प्राप्त हुई है जिसे ये पीएच मान कहते हैं। तथा यहाँ तक हो गया भाई। यह है आपका, अतः विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण में एक ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं भाई। विलयन के हाइड्रोजन, विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। अतः इसे पीएच बराबर LO बाई, पीएच बराबर, अतः पीएच बराबर LO बाई H प्लस, यदि पीएच का मान 7+ है तो भाई वो क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, क्षारीय कहलाएगा। तथा अगर भाई बराबर है, क्या है, तथा पीएच का मान भाई बराबर है तो वह उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो वह उदासीन कहलाएगा। अन्यथा अगर माइनस में है भाई पीएच का मान, तो वह कहलाएगा अम्लीय। आपने समझा भाई, मेंडली की आवर्त सारणी आपने समझ ली है। इसी बात पर एक शायरी है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर।
कि किताबों से ज्यादा चेहरे पर लिखा होता है। आपको मैंने समझाया था भाई मेंडली के नियम, पीएच मान। भाई अब आ गया आपका कार्बन के अर्क रूप। कार्बन के अर्क रूप क्या है ये समझते हैं फटाफट से भाई। कार्बन के अर्क रूप किसी धातु का, किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में, किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? किसी तत्व का एक रूप से अधिक रूप में पाया जाना अपरूपता कहलाता है तथा इसे रूपों का अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तथा इसे रूपों का अपरूप कहते हैं। जैसे कि भाई क्या है, सुनो, अपरूपता क्या है? अपरूप, हाँ अपरूप क्या है ये समझते हैं फटाफट से भाई। जैसे कि अपरूप, आपने देखा होगा आपका मित्र, मित्र भाई दोस्त भी है, भाई भी है, और एनीवे बहुत सी चीजें बन जाता है। तो क्या है, वो एक व्यक्ति एक रूप से अधिक रूप में बन जाए तो उसे हम अपरूप कहते हैं भाई। आपने समझा? अब पूरा समझ लेते हैं भाई। आइए समझते हैं फटाफट। किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना क्या है भाई? किसी तत्व का एक रूप से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? अपरूपता क्या कहलाता है? अगर कोई पूछे भाई अपरूपता क्या है, अपरूपता क्या है भाई? एक किसी एक तत्व का एक रूप से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है भाई। आपने समझा? चलिए बढ़ते हैं। अपरूपता कहलाता था इन रूपों का अपरूप तथा इन रूपों को अपरूप कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझ लिया। तथा इन रूपों को अपरूप कहते हैं, इन रूपों को अपरूप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आइए जैसे कि निम्न, अब इसके भाई देख लेते हैं कौन से रूपों का अपरूप, इन्हें हम कैसे कहते हैं भाई। जैसे कि भाई जैसे कार्बन निम्न अपरूप होते हैं भाई। कार्बन जो है निम्न अपरूप है, इसके एक नहीं कई और रूप है भाई कार्बन के। आइए इसे भी देखते हैं फटाफट। जैसे कार्बन निम्न अपरूप है, आइए भाई कहाँ देख रहे हो? अब लग रहा है तुमको भी लाइफ बनती है, लग रहा है तुमको भी लगता है लाइफ बनती है रिस्क से और व्यक्ति चूतिया बनता है इश्क से भाई। बिल्कुल सही बात है, मगर इस जमाने में कुछ नहीं है। लाइफ बनती है तो सिर्फ मेहनत करने से भाई। अगर आप मेहनत करोगे तो लाइफ बन जाएगी। हाँ भाई एक चीज तो पक्का है, अगर रिस्क से इश्क करोगे तो हमेशा सक्सेस पाओगे। आइए भाई शायरी की बहुत हो चुकी है, आप समझ लेते हैं, वरना तुम लोग कहोगे अबे साला मास्टर में कुछ पढ़ाता है नहीं, रिस्क और रिस्क की बात करता रहता है, करा दिया है फेल। आइए भाई जैसे हीरा है कार्बन का, क्या है? जैसे हीरा है कार्बन का अपरूप होता है। क्या भाई? हीरा जो होता है, हीरा, हीरा आपने समझा कि जिसे कहते हैं डायमंड। कौन सा गाना है भाई? एक कोई गाना है, गाना सॉन्ग, गोल्ड गले में पूरा 18 लाख का भाई। ये तो गोल्ड गले में एक डायमंड करके है, वो भाई बहुत ही मस्त गाना है। मतलब कि जैसे हीरा एक कार्बन का अपरूप है भाई, जो हीरा है वह कार्बन का अपरूप है। मतलब जो कार्बन है उसके कई रूप हैं, उसी कार्बन को ही हम लोग भाई हीरा ही कहते हैं, हीरा भी कहते हैं। ठीक है भाई, इस समय तो ट्रेंडिंग में चल रहा है हीरा बेटे। हीरा बेटे नहीं यहाँ पर भाई, पढ़ लो वरना निपट जाओगे, वरना बाबूजी तुम्हारे कहेंगे हीरा बेटे, तुम कहोगे बाबूजी, उड़ा के पटक दिए जाओ। समझ गए? इसलिए पढ़ लो भाई। हीरा हीरा बेटे मोहमाया के चक्कर में ना पड़ा करो। किसके चक्कर में ना पड़ा करो भाई? मोहमाया के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि क्योंकि जैसा हीरा है क्योंकि हीरा भी है भाई, वो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? वो कार्बन का अपरूप है हीरा। इसकी संरचना कठोर और 3D होती है भाई। इसकी संरचना कैसी होती है? कठोर और 3D। बॉल पेपर टाइप के आते हैं ना, बॉल पेपर। फर्स्ट डी, सेकंड डी, थर्ड डी भाई। थर्ड डी में नॉर्मल आता है, मतलब कि थर्ड डी आपने समझा। कठोर और 3D, कठोर और 3D होता है, आपने समझा। 3D होती है इसकी संरचना भाई। कैसी? कठोर और 3D होती है। किसकी संरचना? इसकी संरचना मतलब कि अपरूप की, जो कार्बन का अपरूप हीरा है, इसकी संरचना कैसी होती है? कठोर और 3D होती है। आपने समझा? इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। मतलब कि भाई अगर आप इसे गलाओगे या जलाओगे, फूकोगे, कुछ भी करोगे, बहुत का गलनांक जो है बहुत अधिक होता है। तो इसे जलाने की यानी कि गलाने के लिए बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्योंकि होड़ी होड़ी हासिल मुकाम हुंदा आया।
अधिक होता है, या विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है भाई। क्या होता है? या विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है भाई। जो चीज, जैसे कि मान लो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, अब तुम यार उसके साथ जा रहे हो तो वो भाई सुचालक है कहलाएगा। भाई उसने थप्पड़ मारा और तुमने निकाल के जूता चलने तो दमादम भाई, तो उसे कहेंगे कुचालक। क्या कहेंगे? कुचालक। इसका इसका यहाँ पे थे भाई 3D होता है, इसका गलनांक बहुत ही, या विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। मतलब विद्युत यानी कि लाइट और उष्मा यानी कि आग। आग का भाई ये हीरा कुचालक होता है, आपने समझा? ठीक है, कुचालक। इसका उपयोग काटने के औजार बनाने वाले, इसका उपयोग हीरे का जो उपयोग है वो काटने के औजार में भाई। अब बहुत से लोग गलत समझ रहे हैं, क्या काटने के औजार में? भाई साहब औजार काटने, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया भाई, सब निकालने के काम में आता है यार। इसीलिए बेटा जीवन तुम्हारा बर्बाद है, समझ रहे हो ना? इसका उपयोग काटने के औजार बनाने में, आंखों से मोतियाबिंद निकालने का उपकरण बनाने में तथा आभूषण बनाने में होता है। किसका उपयोग भाई? हीरे का उपयोग। हीरे का उपयोग काटने के औजार बनाने में भाई। क्या? काटने के औजार बनाने में, आंखों से मोतियाबिंद निकालने का उपकरण बनाने में तथा आभूषण बनाने में होता है। किसका? हीरे का उपयोग। आगे है आपका भाई ग्रेफाइट। समझते हैं ग्रेफाइट को भी। ठीक है भाई, समझ लिया आपने? तो ग्रेफाइट, आइए भाई समझते हैं ग्रेफाइट। दूसरा है भाई आपका इसका ग्रेफाइट, या पटकोणीय यानी कि पट वाला भाई, पटकोणीय संरचना बनाता है। ग्रेफाइट जो होता है पटकोणीय संरचना बनाता है। ठीक है, यह पटकोणीय संरचना बनाता है। यह हीरे से हल्का, क्या है भाई? यह हीरे से हल्का और मुलायम, मुलायम और चिकना होता है भाई। हल्का और मुलायम और चिकना होता है। कैसा होता है? यह हीरे से हल्का और मुलायम तथा चिकना, क्या है भाई? तथा चिकना होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसका उपयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में, पेंसिल में तथा इलेक्ट्रोड के रूप में होता है भाई। आइए समझते हैं इसकी इसने कहां पर क्या किया गड़बड़ी भाई। जो ये बना ग्रेफाइट, बना हीरे का भाई है ये। पता कैसा भाई? ये सगा भाई है। सगा? हाँ भाई, सगा नहीं है, बल्कि मौसी का लड़का है ये ग्रेफाइट। जो हीरा है उसकी मौसी का लड़का है ये ग्रेफाइट। याद करने के लिए मौसी का लड़का बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई हीरे का जो है मौसी का लड़का है ग्रेफाइट। क्या है? ये ग्रेफाइट है। अब भाई इनकी और उसकी रहती है खिंची, हीरे की और ग्रेफाइट की रहती है खिंची। क्यों खिंची रहती है? कि एक जो दोस्त है भाई, मतलब है दोस्त ही रख लो। तो होता क्या है भाई, आइए समझते हैं इसको पूरी तरह से। यह षटकोणीय संरचना बनाता है। और हीरे का क्या है भाई? इनकी खिंचती कहां पर, ये आपको बताता हूं। चिकना होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक होता है भाई। ये जो दोस्त है, इसका जो दोस्त है, मतलब इसका और हीरे का, तो होता क्या है? हीरा जो होता है भाई वो विद्युत को कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और ये जो ग्रेफाइट है, ये विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। तो होता है यार क्या है, ये साला उसको अपनी मौसी का लड़का बनाए बनाए घूमता रहता है। तो इसीलिए ग्रेफाइट और हीरे में कभी नहीं बनती। और होता ये हल्का भी होता है और भाई मुलायम भी होता है और चिकना भी होता है। तभी इसकी और उसकी बनती रहती है तथा इसका उपयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में भाई होता है। किसका? ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है ये मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है। और भाई पेंसिल, हाँ भाई वही पेंसिल जिनको हम बचपन में जिसकी नोक निकाल कर खाया करते थे। क्या किया करते थे? जिसकी हम नोक निकाल कर खाया करते थे यार, वही पेंसिल है। ये पेंसिल की नोक बनती किससे? पता है? ग्रेफाइट से बनती है। जो पेंसिल की नोक होती है वो भाई ग्रेफाइट की होती है। तथा इलेक्ट्रोड के रूप में होता है भाई। क्या? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के रूप में भी होता है। आगे है भाई आपका फुलरिन।
क्या है, फुलरीन। फुलरीन 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 है, ये समझते हैं फुलरीन। भाई फुलरीन, फुलरीन क्या है ये समझते हैं फुलरीन। फुलरीन है भाई, फुलरीन। यह कार्बन का नया खोज किया गया अपरूपक है। क्या है भाई, यह कार्बन का नया खोज किया गया अपरूपक है। क्या है, अपरूपक, ये नया है भाई। फुलरीन जो है, फुलरीन ये नया अपरूपक आया हुआ है। इसकी खोज कब की गई थी भाई, 1985 में इसकी खोज की गई थी। क्या है भाई, यह कार्बन का नया खोज किया गया अपरूपक है। इसका अणुसूत्र CN बताया गया है। CN मतलब कि क्या हुआ, कॉपरनीशियम। भाई कॉपरनीशियम क्या है, कॉपरनीशियम जिसका प्रतीक CN ये है भाई, इसका प्रतीक CN है कॉपरनीशियम। CN का मतलब है भाई कॉपरनीशियम बताया गया है, जहां N 60 या इससे अधिक हो सकता है। इसकी आकृति गोलाकार बताई गई है भाई, फुटबॉल की तरह इसकी आकृति बताई गई है। आगे है आपका कार्बन का समचतुष्फलकीय प्रकृति। ठीक है भाई, आइए समझते हैं कार्बन के समचतुष्फलकीय प्रकृति। क्या है, कार्बन के समचतुष्फलकीय प्रकृति। आइए समझते हैं कार्बन के समचतुष्फलकीय प्रकृति को। किसको, कार्बन के समचतुष्फलकीय प्रकृति को। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं। क्या है भाई, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही तल में उपस्थित नहीं होती। क्या है भाई, कार्बन की चारों संयोजकताएं एक ही तल में उपस्थित नहीं होती। इस लीवेल और वांट हॉफ ने समझाया और बताया कि कार्बन किसी समचतुष्फल, क्या बताया और क्या समझाया, कि कार्बन किसी चतुष्फल के केंद्र पर आधारित। क्या है, केंद्र पर समझाया और बताया कि किसी चतुष्फल केंद्र पर उपस्थित होता है। क्या है, समचतुष्फल के केंद्र पर उपस्थित होता है, जबकि उसको चारों, क्या है भाई, जबकि उसको चारों समभुजकताओं सुफलक शीर्ष पर होती है तथा दो संयोजकताओं के बीच कोण 109.28 मिनट होता है। इसे कार्बन की संयोजकता फलक प्रकृति कहते हैं भाई। जैसे कि आप समझिए समचतुष्फलक यानी कि भाई हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या करता है, चार चीजों को जोड़ता है भाई। तो वो क्या समझता है, हमेशा जोड़ता रहता है, बुलाता रहता है यार। कितने लोगों को वो कार्बन अकेला बुला सकता है, 4 लोगों को। आगे देखते हैं भाई, ये रहा आपका कार्बन। क्या है, ये रहा आपका कार्बन। ये इसने एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा भाई। 3 हाइड्रोजन हो गए और चौथा हाइड्रोजन जोड़ लिया नीचे यहाँ पर भाई। ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो देखिए भाई, ये रहा आपका चौथा हाइड्रोजन भाई। तो है क्या, ये समचतुष्फलक यानी कि भाई इसमें समान चारों भुजाएं समान है, इसीलिए हम इसे कहते हैं समचतुष्फलक। समचतुष्फलक पतंग की तरह लग रहा है, समोसे की टाइप का, बहुत ही आकार अगर देखा जाए तो मिल जाएंगे इसके। समचतुष्फलक भाई इसे कहते हैं। आगे है आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भाई। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझते हैं उसे भी भाई। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन। क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं। क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। यानी कि भाई सिंगल बॉन्ड, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे सिंगल बॉन्ड लिखिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, वे संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं भाई। संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। सादा सा है भाई। अगर कोई कहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है भाई,
तो आप बता सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती वह संयुक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। जैसे भाई CH4 यानी कि जैसे CH4 है भाई, हमें लग रहा है आपका एथेन, नहीं भाई मेथेन है ये CH4 यानी मेथेन, और एथेन का है C2H6 एथ मेथ प्रोपेंट हेक्स हेप्टेट नॉन ड्यूडेकेंडेट। मैं आपने समझा। जैसे संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं, जैसे CH4 यानी कि एथेन वो मेथेन, और एथेन हो गया C2H6 आदि। जब कि वे हाइड्रोजन जिनमें दो क्या है, जबकि वे हाइड्रोजन जिनमें दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे भाई C2H2 C2H4 आदि भाई आपने समझा। ठीक है, आगे आपका संकलन अभिक्रिया। क्या संकलन अभिक्रिया मिलते हैं भाई? आइए समझते हैं संकलन अभिक्रिया क्या है। संकलन अभिक्रिया जब कोई असंतृप्त क्या है भाई, जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या है भाई, आइए समझते हैं। जब कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहले तो भाई समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है भाई। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड है, इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। आपने समझा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। वही है ये असंतृप्त है भाई। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जबकि वे हाइड्रोजन जिनमें दो कार्बन से अधिक दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। आपने समझा। ठीक है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जो दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए होते हैं। हाइड्रोकार्बन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में भाई, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। असंतृप्त कार्बन जो है निकेल की उपस्थिति में गैस से क्रिया करके असंतृप्त को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। जैसे कि C2H4 आपके क्या हुआ पता है, एथिलीन भाई। C2H4 मतलब कि भाई कार्बन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु, मेथ एथ, और भाई इधर आ गया लीन आपका मेथिलीन, मेथ नहीं एथिलीन है एथिलीन। और H2 का मतलब है भाई आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमाणु से बना है, दो ही परमाणु भाई H2 कहलाता है। Ni क्या किया ग्रुप पे मिला क्या भाई C2H6 है आपका, ये भाई आपका एथेन, क्या C2H6 एथेन है आपका। आगे है भाई, आपने समझा। अरे यार समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा, मैथ और साइंस तक तो ठीक था, लेकिन अब हिंदी भी नहीं समझ आ रही। पता नहीं यार कभी कहना क्या चाह रहा है। क्या है, मैथ और साइंस तक तो ठीक था, लेकिन अब हिंदी क्यों नहीं समझ आ रही। आखिरकार कभी कहना क्या चाहता है भाई। वही आपके साथ में हो रहा है, मैथ और साइंस तक तो नहीं समझ में आ रही थी, मगर ये भी क्यों नहीं समझ में आ रही है।
पता नहीं भाई, आप सोच रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना बस ये चाह रहे हैं, समझो यार क्या कहना चाह रहे हैं। आगे है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए, हाँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है ये समझते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है भाई, जब संतृप्त, क्या है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के, क्या है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, किसकी भाई, हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करते हैं। क्या करता है भाई, क्लोरीन से क्रिया करता है। तब क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा, फिर से समझते हैं एक बार, आइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करते हैं, तब क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित क्या करता है भाई, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, ये समझते हैं कैसे करता है। CH4Cl2, यानी कि भाई CH4 क्या है, ये है आपका मीथेन। CH4 हो गया मीथेन, मीथेन हो गया CH4। Cl2 यार भाई हो गया आपका क्लोरीन, Cl2 यानी कि क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन हो गया। मीथेन और क्लोरीन में जब सूर्य का प्रकाश भाई डाला गया, तब बन गया आपका CH3Cl। CH3Cl क्या है, आप ये समझ लीजिए, CH3Cl आपको क्लोरीन, क्लोरीमेथेन, ये बन गया आपका क्लोरीमेथेन, क्लोरीमेथेन बन गया भाई। और बचा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बचा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही भाई यहाँ पर है, ये आपका क्या था, आपका भाई ये था क्लोरीमेथेन, क्लोरीमेथेन प्लस क्लोरीन, क्लोरीमेथेन, क्लोरीमेथेन तथा क्लोरीन। भाई जब सूर्य का प्रकाश किया गया तब मिला CH2Cl2, मिला क्या है, CH2Cl2, जिसे हम कहते हैं CH2Cl2, इसे भाई हम कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन, भाई कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन। हाँ भाई, डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं भाई, जिसे हम डाइक्रोमेथेन। हाँ भाई, डाइक्रोमेथेन, डाइक्रोमेथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड भाई, डाइक्रोमेथेन और प्लस क्लोरीन से भाई जब सूर्य का प्रकाश डाल गया, मिला गया CHCl3। CHCl3 क्या है भाई, ये है आपका हाँ भाई, ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म भाई, बन गया आपका क्लोरोफॉर्म प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड CH3, वो CHCl3 भाई, मतलब की भाई क्लोरोफॉर्म प्रोसेस क्लोरीन की जब क्रिया कराई गई, मिला के CCl4। क्या मिला, CCl4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड भाई, मतलब कि ये हो गया कार्बनिक टेट्रोक्साइड। हाँ भाई, टेट्रोक्साइड भाई, टेट्रोक्साइड है। चलिए भाई, इसी बात पर जाते समय आपका ये खत्म हो गया है। आगे है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद में है भाई सजातीय या समजातीय श्रेणी। सजातीय या समजातीय श्रेणी भाई, इसे भी समझेंगे। इसी बात पर जाते समय एक शायरी है कि गम के समंदर में डूब मत जाना, किनारा मिले तो रूठ मत जाना, जिंदगी के सफर में कभी
महसूस हो अकेलापन, तो मैं अभी जिंदा हूं, ये भूल मत जाना भाई। बड़ी गहरी लाइन है, समझ लीजिए एक बार। गम के समंदर में डूब मत जाना, किनारा मिले तो रूठ मत जाना। जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो अकेलापन, तो अभी जिंदा हूं मैं, ये भूल मत जाना।